दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। कल का दिन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, क्योंकि बाजार की एक्सपेक्टेशन अब निफ्टी से हो चुकी है गैप अप खुलने की। गैप अप ओपनिंग हो सकती है क्योंकि क्वार्टर 2 का जीडीपी डेटा बहुत ही अच्छा आ चुका है, एक्सपेक्टेशंस बीट हो चुकी है। क्वेश्चन ये बनता है कि गैप अप खुलने के बाद में क्या प्रॉफिट बुकिंग के साथ में बाजार नीचे आके बंद होगा या फिर ऊपर सस्टेन करेगा। इस आर्टिकल में आपको बताने की कोशिश की गई है कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, किस तरह की तेजी बन सकती है, साथ में कौन सी सी 15 कंपनीज है जिनके स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। बट अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी ऐसे कुछ आर्टिकल्स आते हैं कि बाय करो सेल करो, तो उसको ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते हैं। जस्ट अपन यहाँ पे देखेंगे चीज़ों को डेटा लेने के लिए, और उसके बाद में कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा जिसके ऊपर अपन स्टडी करेंगे कि ऐसे बाजार में किस तरह के स्टॉक्स सिलेक्शन करना चाहिए और किस तरह की एनालिसिस कंपनीज के ऊपर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा कुछ ऐसा था, 8.2% के साथ में ग्रोथ मिली, जो कि काफ़ी सरप्राइज कर चुकी है बाजार को। ठीक है, उसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे बोल रखा है कि बैंकिंग जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स, साथ में मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं बाकी के सेक्टर्स को। यानी बैंक्स के स्टॉक्स में बड़ी तेजी आ सकती है। इंट्राडे प्लेयर्स वहाँ पे प्ले करेंगे, साथ में मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी तेजी आ सकती है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स भी तेज हो सकते हैं, अच्छी खासी डिमांड होगी कल के दिन। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि निफ्टी अभी के समय पहुंच चुका है ऑल टाइम हाई, बट पोर्टफोलियो नहीं चल पा रहा है इतना कुछ खास, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर लार्ज कैप कंपनीज भी है, साथ में मिड कैप कंपनीज भी है और स्मॉल कैप कंपनीज भी है। अब एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स को भी उठा के देखोगे, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कुछ और मिड कैप फंड से स्मॉल कैप फंड है जो बहुत अच्छा करा था, कॉन्ट स्मॉल कैप, ये अभी तक अपनी ऑल टाइम हाई पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसा आपके साथ ही नहीं है, ऐसा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के साथ भी है, जिसने भी मिड कैप और स्मॉल कैप में उन फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है जो पहले काफ़ी चल चुके हैं। मार्केट का दोस्तों नियम है, जो भी जितना भी तेजी से चलेगा उसके अंदर करेक्शंस भी उतने बड़े होंगे, या वो टाइम करेक्शन हो सकता है या फिर वो प्राइस करेक्शन हो सकता है। कल का दिन देखना पड़ेगा मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्शन ये है कि मिड और स्मॉल कैप की जो कंपनीज है उनकी स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी तेजी बन सकती है। ठीक है, तो ब्रॉडर मार्केट की तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में आगे चल के देखते हैं निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन है। तो निफ्टी 50 टच कर सकता है 27,000। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आर्टिकल के अंदर मेंशन है। बाकी टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जब निफ्टी ऑल टाइम हाई जाता है तो सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखते नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल जो रेसिस्टेंस होते हैं, उसको देखा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है कि निफ्टी सबसे पहले 26,500 को टच करने की कोशिश कर सकता है। 26,500 क्यों? क्योंकि 26,500, 27,000, 27,500, 28,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। कल के दिन की बात नहीं करें, यहाँ पे कुछ दिन लगेंगे अगले हफ्ते में, जब हम देख पाएंगे निफ्टी को 26,500 तक पहुंचता हुआ, ऐसा आर्टिकल में बताने की कोशिश है। अगर ये 26,500 को ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो फिर 27,000 की तरफ निफ्टी बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये पॉइंट है, जब भी निफ्टी या कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे पहुंचता है तो उसमें साइकोलॉजिकल लेवल प्ले करते हैं। जैसे 100 रुपीज़ का स्टॉक है तो 125, 150, 1,500 रुपये का स्टॉक है तो 2,000, 2,500। अब निफ्टी 26,000 के आसपास है तो 26,500, 27,000, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे की जाती है। आगे चलते हैं, मंडे को कौन सी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लेकिन अगेन बताना चाहूंगा आपको कि स्टॉक्स जस्ट आप देख सकते हैं स्टडी पर्पस के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि स्टॉक को लिख दिया कि बाय करो तो बाय कर लेता है इन्वेस्टर। बैंकिंग कंपनीज में सबसे अच्छा कर सकता है आईसीआईसीआई बैंक। साथ में अगर प्राइवेट सेगमेंट की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक है, बाकी सरकारी सेगमेंट के अंदर एसबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सभी अच्छा कर सकते हैं। साथ में एशियन पेंट्स के भी अच्छे करने की एक्सपेक्टेशन है। इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे गए, अगले क्वार्टर की जो कमेंट्री वो भी काफ़ी अच्छी है। तो धीरे धीरे करके अगर आप देख पा रहे हैं इस कंपनी के स्टॉक का चार्ट, तो स्टॉक फिलहाल के लिए ऑल टाइम हाई बढ़ने की कोशिश में है। एमएनएम, बजाज ऑटो, ये भी अच्छा कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड, मचडॉक, ये कंपनीज भी अच्छा कर सकती है। कुछ न्यूज़ है, आगे चल के अपन उसको देखेंगे। डॉक्टर रेड्डी फार्मा के अंदर, टाटा स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये जो कंपनीज हैं इनके स्टॉक्स में अच्छी तेजी कल के दिन देखने को मिल सकती है, ऐसा आर्टिकल्स के अंदर बताने की कोशिश है। बाकी देखिए दोस्तों, अगर इन्वेस्टर खुद से स्टडी करना चाहेगा, जैसे अगर मुझको स्टडी करनी है किसी स्टॉक के ऊपर जो कि अभी के समय अट्रैक्टिव है, तो मैं देखूंगा सबसे पहले कि किस कंपनी के रिजल्ट अच्छे गए,
उसमें जो रिएक्शन है वो अच्छा गया, एक्सपेक्टेशंस बीट हुई। ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर ये होने के बाद भी वो स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई से नीचे हो एटलीस्ट 20%, ताकि जो टर्न अराउंड हो उसमें पैसा बने, उसके बाद में जो ब्रेकआउट हो तो उसमें और पैसा बने। साथ में देखूंगा कि ऐसी कौन सी कंपनी जिसका स्टॉक गिरने के बाद में, जैसे 20% नीचे, तो गिरने के बाद में या तो बेस बना रहा है या फिर वो रिवर्स हो चुका है। तो ऐसी दो कंपनीज अभी हम यहाँ पे देखेंगे, और भी काफी सारी कंपनीज है जिनके ऊपर अपन स्टडी करते रहते हैं, तो इन दोनों कंपनीज को भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट कंपनी है अबाउट इंडिया। 30,000 रुपए का स्टॉक है, थोड़ा सा महंगा है, तो ठीक है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। 2.5% की तेजी इसमें बनी थी। 64,000 करोड़ का मार्केट कैप, 58 का पी रेशियो इसमें आप देख सकते हैं। रिजल्ट कैसे गए, रिजल्ट एक बार आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक्सपेक्टेशन बीट में इसका डेटा नहीं है, तो अपन दूसरी तरीके से उसको चेक करेंगे। बाकी रेवेन्यू इसका 7% के साथ में बढ़ा था। नेट इनकम यानी प्रॉफिट 15% के साथ में बढ़ा था। प्रॉफिट के मार्जिन 23.63% के थे, जो कि पिछले साल से 7% ज्यादा थे। साथ में आप देख सकते हैं एस्टिमेट से इसको मैं अगर कंपेयर करूं तो सिंपली आपको देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू इन लाइन विद एस्टिमेट या स्लाइटली अबव, तो ये एस्टिमेट से थोड़े से अच्छे थे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि नेट प्रॉफिट बीट एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस। साथ में मार्जिन की बात करें तो 26% का मार्जिन है, जो कि एस्टिमेट था 24.5% का, तो नंबर्स अच्छे देखने को मिले थे। साथ में आप देख सकते हैं वाइन बेसिस की सेल्स कैसी है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ है इंडिया के अंदर अबाउट इंडिया सर्कुलेट करता है, मैक्सिमम मार्केट शेयर इसके पास में है, और इसका कोर्स होता है लोग कंटिन्यूसली लेते हैं, इस वजह से कंटिन्यूसली इसकी सेल्स बढ़ती है। एक साल भी आप ऐसा नहीं देख सकते यहाँ पे कोविड हो या नॉन कोविड हो जिसमें कंपनी की सेल्स घटी है। साथ में कंपनी के प्रॉफिट को भी देख लेते हैं, तो ग्रोथ का परसेंटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन स्टिल कंसिस्टेंसी इसमें काफ़ी अच्छी है। एक साल भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, और ऐसा बहुत ही कम फार्मा कंपनी इसमें देखने को मिलेगा। आई थिंक ऐसी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके अंदर इतने लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर कंसिस्टेंसी देखने को मिली होगी सेल्स में एंड प्रॉफिट में। इसी वजह से ये कंपनी बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। साथ में आप देखोगे ना तो इसके स्टॉक के प्राइसेस में बीच बीच में करेक्शंस आते हैं। वाइनवा बेसिस में तेजी बनती है, सेल्स में, प्रॉफिट में स्टिल क्यून के बेसिस में कभी ऊपर नीचे हो जाता है, जिस वजह से स्टॉक के अंदर करेक्शंस आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25% गिरा था, उसके बाद में 36% गिरा था, उसके बाद में 15% गिरा था, उसके बाद में 22% आज की डेट में स्टॉक नीचे है। तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे, स्टॉक 20% नीचे है। फिर अपन ये देखेंगे टेक्निकल्स में क्या बॉटम बन रहा है या फिर नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरावट इसमें दिखी, लोअर बॉटम के साथ में लोअर लोज, लोअर हाइस के साथ में स्टॉक नीचे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे स्टॉक ने बेस बनाना शुरू कर दिया। साथ में यहाँ पे रेसिस्टेंस भी स्टॉक का बनना शुरू हो गया। रडार पे रहेगा इन्वेस्टर के स्टॉक। अगर मार्केट में अच्छी तेजी आती है, ब्रेकआउट्स वगैरह इसमें आते हैं, रिवर्सल आते हैं, ये स्विंग अगर कंप्लीट हो जाता है मार्केट की तेजी की वजह से, साथ में इसके खुद के नंबर्स अच्छे आए थे उसकी वजह से, 21% यहाँ से ऊपर स्टॉक देखने को मिलेगा। रेसिस्टेंस के बीच में गैप है 21% का। और वैसे अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे स्विंग्स जिसके बाद में कंप्लीट होने के बाद में और भी तेजी बनी है, बनी है यहाँ पे स्विंग कंप्लीट होने के बाद भी तेजी बनी है। देखते हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट करेगा या फिर नहीं। रिवर्सल जब भी होगा मैं आपको सूचना दे दूंगा। बाकी इस तरह से आप कंपनीज के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, ये मेरा एक कोशिश है आपको सिखाने के लिए। सेकंड कंपनी को देख लेते हैं, कंपनी का नाम है Hyundai मोटर्स। यहाँ पे है 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, 33 का पी रेशियो, और इसमें अगर मैं आपको नंबर्स दिखाऊं तो 1% के साथ में सेल्स बढ़ी थी, 14% के साथ में प्रॉफिट बढ़े थे, 12% के साथ में इसके मार्जिन बढ़े थे। अगर आप देखोगे यहाँ पे अर्निंग्स कैसी रही, तो ईपीएस बीटन बाय 3%, यहाँ पे 12%, यहाँ पे 20%, तो एक्सपेक्टेशंस बीट होती हुई देखने को मिल रही है। साथ में देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कंपनी ने थोड़ी सी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी थी। ये थी इन्फॉर्मेशन की राइज यानी तेजी देखने को मिलेगी कुछ कमोडिटी प्राइसेस के अंदर Q3 में, यानी मार्जिन थोड़े से हल्के हो सकते हैं, लेकिन कंपनी फिर भी फोकस करेगी लागत को कम करने की, ताकि प्रॉफिट के मार्जिन इतने कम ना हो। बाकी सेल्स का डेटा भी अभी आया था 1 नवंबर को, जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि टोटल सेल्स कितनी गई थी इस बार, 69,894 यूनिट्स की। एक्सपेक्टेशन थी 69,090 यूनिट्स की, तो वो भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देखने को मिली है। प्रॉब्लम इसमें जस्ट ये है कि सेल्स में कंसिस्टेंसी नहीं है, एकदम से तेजी वापस से
थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। प्रॉफिट के अंदर भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन है, तेजी उसके बाद में गिरावट, यहाँ पे कंसोलिडेशन। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो 20% का करेक्शन पहले भी मिला था, उसके बाद में अच्छे नंबर्स आने की वजह से स्टॉक ने अच्छा किया। फिलहाल वापस से 20% का करेक्शन इसमें देखने को मिला है और इसमें फिलहाल के लिए रेसिस्टेंस पर जाने की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन भी कर सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने की, लेकिन अभी गैप ये बाकी है। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि कितने परसेंट का गैप अभी इसमें बचा हुआ है। तो जस्ट अभी 6% का गैप है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है अपने रेसिस्टेंस में। अगर रेसिस्टेंस पर पहुंच जाता है, वहां से अगर ऊपर जाता है तो वापस से ये 16% की तेजी दिखा सकता है, बट उसके लिए ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए 6% की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे की जा सकती है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो को भी आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।